हेलो दोस्तों, जय श्री राम। जी। स्टोरी 360 हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं देश की अनकही कहानियाँ, राज, सच और वो घटनाएं जो कभी इतिहास बन जाती हैं। चलिए आज के इस विषय पर बात शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो मतलब देश की राजनीति का पूरा रुख ही मोड़ देती हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पर्दों को खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मामला जिसे देश का शायद सबसे बड़ा घोटाला कहा गया, बिल्कुल। जिसकी वजह से सरकार हिल गई, मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति सब जेल गए और फिर सालों बाद अदालत कहती है कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। आज हम 2008 के 2G स्पेक्ट्रम मामले की वो पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि इस सवाल पर भी रोशनी डालते हैं कि जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। सही। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि उस फर्क को समझना है जो एक राजनीतिक आरोप और एक कानूनी सबूत के बीच होता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी से। हाँ। हम सब जानते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम वो एयरवेव्स हैं, हाँ, जिनका इस्तेमाल मोबाइल कंपनियां करती हैं। सही। ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे बांटने का सबसे अच्छा तरीका तो नीलामी ही माना जाता है, ताकि देश को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। हाँ, लेकिन 2008 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा के नेतृत्व में ऐसा नहीं हुआ। सही कहा। उस वक्त सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई। लेकिन असली खेल कीमतों में था। लाइसेंस 2008 के बाजार भाव पर नहीं, बल्कि 2001 की पुरानी दरों पर दिए गए। क्या मतलब 7 साल पुरानी कीमत पर? जी, ये कुछ ऐसा है जैसे आप 2024 में दिल्ली में कोई जमीन 2001 के रेट पर खरीद लें। अरे बाप रे। तो फायदा कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और इसी के बाद देश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। जाहिर है, हंगामा हुआ, संसद ठप हो गई। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक आंकड़ा था जो सबकी जुबान पर चढ़ गया। 176,000 करोड़ रुपए। 176 लाख करोड़। हाँ, ये आंकड़ा आया कहाँ से था? क्या ये सच में उतनी रकम थी जो सरकार के खजाने से चोरी हो गई थी? ये इस कहानी का सबसे जरूरी और शायद सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। अच्छा। ये आंकड़ा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने दिया था। ओके। लेकिन उन्होंने इसे प्रिजम्प्टिव लॉस कहा था, यानी संभावित नुकसान। संभावित, ये शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि CAG ने ये नहीं कहा कि सरकार के खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए। तो फिर? उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कुछ समय पहले हुई 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के आंकड़ों को आधार बनाया और कहा कि अच्छा, अगर उसी तरह 2G स्पेक्ट्रम की भी नीलामी की जाती तो सरकार को लगभग इतनी कमाई हो सकती थी। हाँ। ये एक अनुमान था, असल में हुआ नुकसान नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, यानी जो पैसा आ सकता था वो नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन राजनीति में इन बारीकियों की जगह कहाँ होती है? विपक्ष के लिए तो ये एक सीधा साधा आंकड़ा बन गया। बिल्कुल, वो आंकड़ा इतना बड़ा था, इतना सनसनीखेज था कि उसके पीछे का जो संभावित शब्द था वो कहीं खो गया। हाँ, वो तो गायब ही हो गया। पब्लिक डिस्कोर्स में ये मान लिया गया कि देश को 1.76 लाख करोड़ रुपए का चूना लग गया है। और इसी एक आंकड़े ने पूरे मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का चेहरा बना दिया। हाँ, बना दिया। तो इस भारी दबाव के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आईं। CBI, ED सब इस मामले की तह तक जाने में जुट गए। हाँ, और फिर जो हुआ वो तो देश ने टीवी पे लाइव देखा। एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां होने लगी। टेलीकॉम मंत्री ए राजा, सांसद कनिमोझी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट अधिकारी और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सब सलाखों के पीछे पहुंच गए। माहौल ऐसा बन गया था कि ये तो एक ओपन एंड शट केस है, कि अब तो कोई नहीं बचेगा। हाँ, घोटाला हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, अब सजा मिलना तय है। और जब नुकसान का आरोप इतना बड़ा हो तो जाहिर है कि मामला सिर्फ मीडिया और संसद तक तो सीमित नहीं रह सकता था। नहीं। इसे अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचना ही था, और वो जगह थी अदालत। सही है। सालों तक मुकदमा चला, पूरे देश की नजरें इस पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि एक ऐतिहासिक फैसला आएगा। लेकिन दिसंबर 2017 में जब विशेष CBI अदालत के जज OP सैनी ने फैसला सुनाया तो वो किसी धमाके से कम नहीं था। क्या हुआ? उन्होंने ए राजा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सभी को। यहीं पर 1 मिनट रुकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जिस मामले पर देश में इतना बवाल मचा, जिसमें CAG ने इतना बड़ा नुकसान बताया, जिसमें इतने बड़े लोग गिरफ्तार हुए, उसमें अदालत को कुछ मिला ही नहीं।
कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? देखिए, अदालत के फैसले का सार एक लाइन में था जो जज ने अपने ऑर्डर में लिखी। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, मैं 7 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई कानूनी तौर पर स्वीकार्य सबूत लेकर आएगा, लेकिन सब व्यर्थ गया। 7 साल तक। 7 साल? उन्होंने कहा कि पूरा केस अफवाहों, गपशप और अटकलों पर आधारित था। मतलब सीबीआई के पास कोई ठोस सबूत ही नहीं था? जज के मुताबिक बिल्कुल नहीं। प्रोसिक्यूशन यानी सीबीआई एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर सकी जो ये कह सके कि ए राजा से उसकी कोई मीटिंग हुई थी या पैसे का कोई लेन देन हुआ था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में सीबीआई कोई मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाई। मनी ट्रेल नहीं मिला? वो ये साबित ही नहीं कर पाए कि किसी कंपनी ने लाइसेंस के बदले किसी नेता या अधिकारी को पैसा दिया। तो फिर वो जो पहले आओ पहले पाओ नीति में बदलाव के आरोप थे, जो कट ऑफ डेट बदलने की बातें थीं, उनका क्या हुआ? अदालत ने माना कि प्रक्रिया में गड़बड़ियां थीं, अफरा तफरी थी। लेकिन यहीं पर इस कहानी का असली सबक छिपा है। वो क्या? जज ने कहा कि एक खराब नीति या गलत प्रशासनिक फैसला होना एक बात है, ठीक है, और उस फैसले के पीछे आपराधिक साजिश का होना बिल्कुल दूसरी बात। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। सीबीआई को दूसरा वाला साबित करना था, यानी क्रिमिनल इंटेंट। हाँ। और वो ये साबित नहीं कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि सीएजी ने जिसे एक आर्थिक नजरिए से बहुत बड़ी चूक बताया, सीबीआई उसे अदालत में एक आपराधिक साजिश साबित नहीं कर पाई। एकदम सही। सीएजी का काम है देश के बही खातों की जांच करना। राइट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार की नीति के वजह से देश को आर्थिक नुकसान हुआ। उनका काम वहीं खत्म हो जाता है। सीबीआई का काम था ये साबित करना कि ये नीतिगत चूक जानबूझकर रिश्वत लेकर एक साजिश के तहत की गई थी। और वो कर नहीं पाए। और सबूतों के अभाव में अदालत के सामने ये साजिश का आरोप मतलब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस फैसले के बाद तो जाहिर है बहुत बड़े सवाल खड़े हुए होंगे। हाँ। सबसे पहला सवाल तो सीबीआई और प्रोसिक्यूशन पर ही उठता है। बिल्कुल। सवाल ये उठा कि अगर आपके पास पक्के सबूत नहीं थे तो इतना बड़ा केस बनाया ही क्यों गया? सही बात है। क्या ये सब सिर्फ मीडिया के दबाव और पब्लिक के गुस्से का नतीजा था? जज ने अपने फैसले में इस बात पर काफी सख्ती से टिप्पणी भी की। और सीएजी की रिपोर्ट का क्या? क्या अदालत के फैसले से वो रिपोर्ट गलत साबित हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसा हमने पहले बात की, दोनों संस्थाओं का काम करने का दायरा बिल्कुल अलग है। सीएजी की रिपोर्ट एक वित्तीय ऑडिट थी, क्रिमिनल जांच नहीं। अदालत के फैसले ने सीएजी के अनुमान को गलत नहीं ठहराया। अच्छा। बल्कि ये कहा कि उस अनुमानित नुकसान को किसी आपराधिक साजिश से जोड़ा नहीं जा सका। ठीक है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा और नकारात्मक असर जरूर हुआ। वो क्या था? इस पूरे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ए राजा द्वारा बांटे गए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। हाँ, ये भी हुआ था। इससे टेलीकॉम सेक्टर में एक तरह का भूचाल आ गया। कई विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश कर चुकी थीं, उनका काम ठप हो गया। इससे तो देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा होगा। बिल्कुल। और सेक्टर में एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। कई अधिकारियों ने बड़े फैसले लेने से परहेज करना शुरू कर दिया, जिसे पॉलिसी पैरालिसिस भी कहा गया। अच्छा, कि कहीं कोई फैसला बाद में गले ना पड़ जाए। हाँ, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं कोई नीतिगत फैसला बाद में उनके गले की फांस न बन जाए। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक सरकारी नीति थी जो शायद देश के लिए अच्छी नहीं थी, हो सकता है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ। उस नुकसान को एक बहुत बड़े आंकड़े का रूप दिया गया, जिसने जनता में गुस्सा भर दिया। उस गुस्से के दबाव में जांच हुई, लोग जेल गए, लेकिन अदालत में आपराधिक साजिश का केस टिक नहीं पाया। और अंत में हमारे पास कुछ बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल रह जाते हैं। जैसे? अगर कोई अपराधी नहीं है तो फिर देश को हुए उस संभावित नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक सिस्टम की नाकामी थी? और अगर ये सिस्टम की नाकामी थी तो क्या उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ किया गया? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक ऑडिट रिपोर्ट नहीं रह गई थी, ये तो विपक्ष के हाथ में एक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र बन गया था। हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मामले से जो सबक मिलते हैं वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। पहला तो यही कि पारदर्शिता कितनी अहम है, सबसे जरूरी। अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी पारदर्शी तरीके से हुई होती तो शायद ये सवाल ही नहीं उठते। दूसरा सबक है संस्थाओं की भूमिका का।
सीएजी, सीबीआई, अदालतें, मीडिया, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हाँ, ये केस दिखाता है कि जब इन संस्थाओं की भूमिकाएं आपस में टकराती हैं या मतलब धुंधली पड़ जाती हैं, तो नतीजा कितना जटिल हो सकता है। जैसे सीएजी की रिपोर्ट को आपराधिक सबूत मान लिया गया। हाँ, और मीडिया ट्रायल ने कानूनी प्रक्रिया पर भारी दबाव बनाया। तो अंत में ये मामला सिर्फ स्पेक्ट्रम या पैसों का नहीं था। ये कहानी थी सत्ता की, सिस्टम की और जवाबदेही की। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि पब्लिक परसेप्शन और कानूनी हकीकत, ये दो अलग-अलग चीजें हो सकती हैं। हमेशा। एक कहानी जो अखबारों और टीवी चैनलों पर बिल्कुल साफ दिखती है, वो सबूतों की कसौटी पर अदालत में खरी उतरे, ये जरूरी नहीं है। और शायद इसलिए इस कहानी का अंत 2017 के अदालती फैसले पर नहीं होता। तो कहाँ होता है? इसका असली अंत उन सवालों में छुपा है जो ये हमारे लोकतंत्र, हमारी संस्थाओं और एक नागरिक के तौर पर हमारी समझ के लिए छोड़ गया है। तो अब ये विचार श्रोताओं के लिए है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद वो क्या सोचते हैं। अदालत ने अपना फैसला दे दिया, राजनीति ने अपना काम कर लिया, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। और वो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये घोटाला था या सिस्टम की गलती, बल्कि उससे भी गहरा सवाल ये है, एक देश के लिए ज्यादा खतरनाक क्या है? क्या? एक भ्रष्ट सिस्टम जिसे पकड़ा जा सके, या एक ऐसा टूटा हुआ सिस्टम जिसमें कानूनी तौर पर किसी को भी जवाबदेह ठहराना नामुमकिन हो? इस पर जरूर सोचिए।